बीते 5 सालों में दाल औसत 5 रुपए महीने महंगी और तेल औसत 8 रुपए लीटर महंगा हो गया है। ये महंगाई आम जन के लिए इतना असरदायक होगी, इसको इस तरह से समझिए कि जो व्यक्ति 100 रुपए खर्च करके जो सामान खरीद रहा था, औसत उसे अब वो 105 रुपए में खरीदना पड़ रहा है। इसका मतलब अगर आपकी कमाई नहीं बढ़ी और उसकी एवज में खर्च अगर बढ़ने लग गए हैं, तो यह अपने आप में देश की जीडीपी के लिए नुकसानदायक होता है। महंगाई बढ़ना देश के विकास के लिए असरकारक होता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल इस बात पर कि आने वाले समय में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि सालाना दर पर नोटिस किया जाता है, उसका 5 महीने में ही 4.5% के आसपास बढ़ जाना कितना असर डालेगा। आंकड़े बता रहे हैं कि रिटेल इन्फ्लेशन 18 महीने में 4.5% बढ़ी है जून 2026 में। यह जानकारी जुलाई में प्रकाशित हुई जून का डेटा था। इसी वजह से आज हमारी चर्चा में है कि असल में महंगाई कैसे नाप रहे हैं और इसको कंट्रोल करने के तरीके क्या हो सकते हैं, और फाइनली किसी व्यक्ति को इससे बचने के लिए क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि आप में से बहुत सारे लोग, चूंकि बातें बाजार की चैनल पर हम हैं, तो बाजार की बातों में निवेश की बातें भी होती हैं। तो असल में अगर कोई व्यक्ति जितना कमा रहा था और 5 महीने में उसकी तनख्वाह में काफी इजाफा नहीं हुआ है, तो इस महंगाई से वो बचने के लिए क्या तरीके अपनाए, उसकी सेविंग्स को वो किस तरह से आगे बढ़ाए ताकि वो इस महंगाई को चुनौती दे सके। आसान भाषा में, अगर आप महंगाई के साथ साथ अपने बचत को ब्याज के आधार पर रिटर्न नहीं पा रहे हैं, अगर बाजार जिस तरह से अभी बिहेव कर रहा है, अंतरराष्ट्रीय स्थितियों के बदलने से जिस तरह से इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेहतर रिटर्न नहीं आ रहे हैं, तो और क्या विकल्प ऐसे हो सकते हैं जिन्हें निवेश के विकल्प में चूज किया जाए ताकि महंगाई को काउंटर किया जा सके। आज बैंक की इंटरेस्ट रेट्स अगर आप इन जनरल देखते हैं, तो क्या वो वाकई में महंगाई को काउंटर कर पा रही हैं, ये एक चर्चा का विषय बनता है। तो चलिए, सबसे पहले हम महंगाई की क्यों वृद्धि हो रही है, भारत में इसके क्या मायने हैं, सरकार इसके क्या तरीके अपना रही है जिससे इससे निपटा जा सके, इसकी चर्चा करना शुरू करते हैं। तो 28 फरवरी से 3 अगस्त के बीच के 5 महीनों के जो डेटा हैं, उनमें पता चलता है कि जो आम जन कंज्यूम करता है 16 मुख्य खाद्य वस्तुएं, उनमें से 15 के दामों में वृद्धि हो गई है। चना दाल लगभग 4.5 रुपए किलो, अरहर दाल लगभग 6 रुपए किलो, उड़द दाल लगभग 5.25 रुपए किलो, चीनी लगभग 2.25 रुपए किलो, जबकि देश में प्रोड्यूस हो रही है। मूंग दाल 4.5 रुपए किलो, दूध 3 रुपए लीटर, सरसों के तेल में 7.5 रुपए। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि इनमें से अधिकांश चीजें वो हैं जो भारत में ही उत्पादित होती हैं। दालें हालांकि हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन ट्रेवल कॉस्ट बढ़ जाने से, क्योंकि तेल की कीमतों में इजाफा और तेल की कीमतों का जो लैंडिंग हुआ, वो इस तरह से आपके सामने हुआ। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि जिस तरह से खरीफ की बुवाई अभी हुई है, वो खरीफ की बुवाई 7% कम है, और 7% कम है तो आने वाले त्योहारी सीजन में जब मांग और बढ़ेगी, तो उससे महंगाई और बढ़ती हुई अनुमानित है। ये पूरा डेटा शीट है जिसमें औसतन 5% तक के ब्याज, मतलब जो प्राइजेस हैं, उनमें 5 महीने के अंदर इजाफा ऑब्जर्व हुआ है। तो अब विचार करिए कि 7% अगर बुवाई कम है और मांग आने वाले समय में त्योहारी सीजन में, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश उत्सव, नवरात्रि, दीपावली, इन समय पर बढ़ेगी, तो ऐसे में महंगाई को और ज्यादा बढ़ता हुआ एक्सपेक्ट किया जा रहा है, और ये सब कंज्यूमर के ऊपर पड़ रहा है, उपभोक्ता के ऊपर पड़ रहा है। तो असल में फिर क्या है, ये महंगाई कैसे नाप रहे हैं, क्या है? तो आसान भाषा में कहें तो एक व्यक्ति अगर एक लीटर दूध 60 रुपए में खरीदता था, 1 किलो चावल 50 में खरीदता था, लेकिन अब दूध 66 का हो गया और चावल जो है 55 का हो गया है। तो ये जो कीमतों में वृद्धि हो रही है ना, 60 रुपए के अंदर 6 रुपए की वृद्धि, 10% का इजाफा, 50 रुपए के अंदर 5% की वृद्धि, 10% का इजाफा। तो ये 10% का इजाफा जो है, ये होना, इसी प्रकार से अगर 5% का इजाफा है, तो ये चिंता का विषय क्यों रहता है? वस्तुओं का महंगा होना चिंता का विषय क्यों रहता है? क्योंकि जब तक आपके आय के स्रोत में उसी अनुमान में वृद्धि नहीं हुई, अगर आपकी आय के साधन उसी आधार पर नहीं बढ़े, तो ये अल्टीमेटली आपके खरीदने की क्षमताओं को सीमित करता चलता है। मतलब आपने 100 रुपए था, 100 रुपए में अब तक मान लीजिए कि आप 1 लीटर, 1.5 लीटर दूध खरीद रहे थे, अब 100 रुपए में आप हो सकता है 1.25 लीटर खरीदने लगे। अगर आपके पास 100 ही रुपए आते रहे और महंगाई बढ़ती रही, हो सकता है आप 1 ही लीटर खरीदें। तो इससे अल्टीमेटली हो क्या रहा है, आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है, इतनी वस्तु मार्केट में उपलब्ध नहीं है। और जब वस्तुएं मार्केट में उपलब्ध नहीं है, तो उसका लॉन्ग रन में असर क्या पड़ रहा है? लॉन्ग रन में असर यह पड़ रहा है, गरीबी, आर्थिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास, शारीरिक विकास, ना जाने कितने तरह की चीजों पर
दिक्कत हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति जिसकी क्रय शक्ति कमजोर होती चली जाएगी, उसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था, मानसिक व्यवस्था, दिमाग सब पर असर पड़ेगा। अब सवाल बनता है कि साहब ऐसा होता क्यों है? तो देखिए बहुत से कारण हैं महंगाई बढ़ने के। डिमांड बढ़ जाती है तो महंगाई बढ़ जाती है। अगर प्रोडक्शन प्रोड्यूस करने की लागत बढ़ गई है तो महंगाई बढ़ सकती है। अब सप्लाई बाधित हो गई है तो महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि भारत में अभी हाल ही के अंदर गल्फ के चलते सप्लाई बाधित हुई है। कई बार इंक्रीज इन दी मनी सप्लाई, मतलब लोगों के पास पैसा बहुत आ गया तो भी महंगाई बढ़ जाती है। कई बार ऐसा भी होता है, वेज प्राइस साइकिल चल रही होती है, जब महंगाई बढ़ती है तो कर्मचारी अधिक वेतन की मांग करने लगते हैं। तो ये एक प्रकार की तमाम फैक्टर्स, मतलब कोई एक कारण को आप जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। भविष्य में महंगाई की उम्मीद भी हो सकती है, तमाम चीजें, सरकार की पॉलिसीज भी होती हैं। कई बार सरकार खुद ब्याज दरों को बढ़ा करके महंगाई को बढ़ाने का प्रयास करती है, घटा करके लोगों के पास पैसा पहुंचाने का प्रयास करती है। ये कुछ ऐसे तरीके होते हैं। अब सवाल बनता है, तब महंगाई को नापते कैसे हैं? मतलब ये कौन है जो इस तरह की सब चीजें नाप रहा है? तो नापने के लिए देश के अंदर विभाग हैं। जैसे मूल्य सूचकांक जो हमारे देश के अंदर नापा जाता है, पहले तो ये तय किया जाता है कि किस साल के रेफरेंस में इसे नापा जाएगा। फिर ये तय किया जाता है कि होलसेल में नापा जाएगा या फिर खुदरा में नापा जाएगा। होलसेल और खुदरा क्या है? होलसेल मतलब कि आपने देख लिया कि यार 50 या 100 किलो गेहूं एक बार में खरीदना हो, तो मंडी से 100 किलो गेहूं पहले कितने का आ रहा था, अब कितने का आ रहा है। वहीं वाई से वर्ष, वहीं थोड़ा सा अगर डिफरेंट देखें तो पहले 100 किलो की जगह अगर 1 किलो गेहूं खरीदना हो, क्योंकि 1 किलो गेहूं खरीदना मंडी में नहीं जाएंगे। तो इस तरह से दो तरह से असर देखी जाती है कि होलसेल खरीदारों के लिए महंगाई कितनी बड़ी और उपभोक्ता के लिए महंगाई कितनी बड़ी। इसलिए सामान्यतः दो मापक होते हैं। एक होता है थोक सूचकांक यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स, और एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता के लिए महंगाई। इन चीजों को नापते हुए ही प्राइस इंडेक्स नापे जाते हैं। ठीक है साहब। जहां तक बात है होलसेल प्राइस इंडेक्स की, इसमें लगभग 900 के आसपास वस्तुएं हैं जिनकी कीमतों को मेजर किया जाता है। एक आधार वर्ष लेकर के मेजर किया जाता है, जैसे 2022-23 में वो वस्तुएं कितने की थी और अब कितने की आ रही हैं, उस आधार पर। ठीक इसी प्रकार से कंज्यूमर के केस में भी वस्तु और सर्विसेज दोनों की कीमत में हुआ मूल्य इजाफा देखा जाता है, और इनको देख करके फिर नापा जाता है कि भाई किस प्रकार से ये लैंड हो रही है। डब्ल्यूपीआई और सीपीआई दोनों में बस खास अंतर जो सबसे बड़ा है, एक तो जब सीपीआई की आप बात कर रहे होते हो तो इंडिविजुअल को लेकर बात कर रहे होते हो, होलसेल में आप माल एक साथ इकट्ठा जाता है उसकी बात कर रहे होते हो। दूसरी बड़ी बात, सीपीआई के अंदर आप सर्विसेज की कीमत भी नापते हैं, होलसेल में सर्विसेज की कीमत नहीं उनकी अंदर वृद्धि नहीं नापी जाती है। ठीक है साहब। भारतीय रिजर्व बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी से यह तय करती है कि जो रिटेल प्राइसेस है, रिटेल इन्फ्लेशन है, कंज्यूमर प्राइस है, वो ज्यादा ना बढ़े। उसको रोकने के लिए 4 से लेकर 6% तक का एक रेंज बनाया हुआ है कि इतनी ही महंगाई बढ़नी चाहिए। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी तय करती है कि 4 प्लस माइनस 2, यानी कि देश की महंगाई बढ़े तो 2 से लेकर 6% ही बढ़े। तो क्या अभी उसी रेंज में है? लेकिन बीते 5 महीने में ही 4.5% बढ़ गया है, तो कहीं ऐसा ना हो कि 6% का जो हमने सोचा हुआ मतलब एरिया है उसको क्रॉस कर जाए। इसलिए ये अपने आप में बड़ा सवाल बनकर आ रहा है। ठीक है साहब। अच्छा, फिर सवाल बनता है कि साहब एक और महंगाई नापने का तरीका है जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर बोले तो जीडीपी में क्या होता है? जीडीपी है क्या? एक देश की सीमा के भीतर पैदा की गई गुड्स और वस्तुएं हैं जो हैं, यानी सामान और सेवाएं जो हैं, उन सामान और सेवाओं के मूल्य में हुआ परिवर्तन, कीमतों में हुआ बदलाव। वो सॉरी, जीडीपी क्या है? एक सीमा रेखा के अंदर पैदा हुई जो वस्तु और सेवा है उनकी कीमत, अब उनकी कीमतों में कितना अंतर आ रहा है, डेट डिफ्लेटर। मतलब अगर आपने ये देखा कि साहब किसी देश की अर्थव्यवस्था की सीमा में आपने वस्तुएं और सर्विसेज उत्पादित की, मान लीजिए वो 1,000 करोड़ की थी। अब 1,000 करोड़ की एक नॉमिनल जीडीपी है और एक रियल है, यानी कि आधार वर्ष के साथ है और एक आज के आधार पर है। तो इन दोनों के अंदर किस प्रकार से कीमतों में वृद्धि होती है? तो जीडीपी डिफ्लेटर नॉमिनल माइनस रियल, यानी कि वो जिसको आप आज कह रहे हैं, मान लीजिए आज की कीमत के आधार पर 100 रुपए किलो दूध मान रखा है, 100 किलो दूध की कीमत आपने एक्स वाई जेड कुछ भी मान ली, और एक आधार वर्ष के आधार पर, यानी कि मान लीजिए आधार वर्ष 2020 ही चल रहा है, तो 2020 के ऊपर आपने देखा कि 100 रुपए लीटर दूध था नहीं साहब, उस समय 60 रुपए लीटर था। तो ये 40 रुपए का जो अंतर हुआ, ये जीडीपी डिफ्लेटर के अंदर वैल्यू रखने के काम आ जाएगा। तो आधार वर्ष के आधार पर रियल निकालते हुए चीजें कैलकुलेट की जाती हैं। लेकिन फिर भी इन सब में से सबसे ज्यादा जो चर्चा आपके और मेरे लिए रहती है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से होती है। इसीलिए भारत सरकार आरबीआई के दम से इसी को कंट्रोल करने का या इसी को रेगुलेट करने का प्रयास करती रहती है। अब सवाल ये बनता है, सर अगर 4.5% 5 महीने के अंदर महंगाई बढ़ जाएगी तो इसको रोकने का, महंगाई तो नहीं रोकने का मतलब सरकार प्रयास करेगी रोकने के, तो आप और हम इससे कैसे काउंटर कर सकते हैं? तो देखिए क्या होता है ना, समटाइम्स जो वस्तुएं आप परचेज करने में पैसा खर्च कर रहे हैं वो तो एक पार्ट है, एक और पार्ट भी है जिसका डिस्कशन होना जरूरी है, और वो ये है कि जो पैसा आप निवेश कर रहे हैं
उस निवेश के साथ-साथ अगर कुछ सेविंग्स हैं, उन सेविंग्स को आप अपने अकाउंट में रखा मत छोड़ दीजिए। क्यों मत रखा छोड़िए? क्योंकि कहीं न कहीं उन पर सॉइलिंग इफ़ेक्ट आ रहा है। सॉइलिंग इफ़ेक्ट का मतलब रखे-रखे मिट्टी हो रही हैं वो। क्यों? क्योंकि आपकी महँगाई से आपने ₹100 रखे थे पिछले साल, अगर वो 105 के आज ₹105 पिछले साल के ₹100 के बराबर हैं। तो इसका मतलब रखे-रखे आपने ₹5 का नुकसान उठा लिया है। आपकी महँगाई बढ़ रही है, आपने अकाउंट में उठा कर के पैसे को बिना किसी भी काम पर चलाए, मतलब ये समझिए कि इन्वेस्टमेंट के सबसे प्राथमिक नियमों में है कि आपके अकाउंट में जो पैसा है ना, वो भी काम करे जब आप काम पर ना हो। वो काम कैसे करे? या तो आप उसे स्टॉक मार्केट में निवेश करें या उसको बाज़ार में निवेश करें, एसेट्स में डालें, जहाँ भी निवेश करना है। कुल मिलाकर इन्वेस्टमेंट ही है जो उसको काउंटर दे पाता है। सवाल है कि सरकार इससे कैसे निपटती है? तो सरकार जनरली जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से रिलेटेड बात है, वो भी ब्याज दरों से निपटती है और ब्याज दरों का तरीका वही है कि बैंक से बोलो कि कितना परसेंटेज ब्याज पर जनता को धन दे रही है या उनका पैसा कितने परसेंटेज ब्याज पर रख रही है। सरकार ने ऑलरेडी लक्ष्य सीमित कर रखा है, 2 से लेके 6% तक की महँगाई बढ़नी चाहिए। उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई को टास्क दे रखा है कि तुम मॉनेटरी पॉलिसी बनाओ, उसमें रेपो रेट की बैंक को कितने परसेंटेज पर आरबीआई ब्याज देगी। तो जैसे बीते समय में आरबीआई के जो मतलब जो रेपो रेट्स हैं, उनके अंदर कोई भी खास परिवर्तन नहीं हुआ है। तो जब खास परिवर्तन नहीं हुआ है और इन्फ्लेशन 18 महीने के अंदर सबसे ऊपर बढ़ती चली गई है, तो आरबीआई के लिए मुसीबत यह है कि मैं कैसे लोगों तक पैसा कम से कम दामों में पहुंचाऊं या फिर पैसा सुरक्षित उन तक ना पहुंचने दूं। ना पहुंचने दूं से क्या मतलब है? ज्यादा पैसा आ गया तो कहीं डिमांड तो ज्यादा नहीं बढ़ा देंगे। इन दोनों चीजों के बीच में आरबीआई की असली ऊहापोह चलती रहती है, जिसके चलते रेपो रेट 5.25% बनी हुई है। मतलब इस बार भी 5 अगस्त को जो मौद्रिक नीति जारी हुई, उसके अंदर भी रेपो रेट में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। उनका हर 3 महीने में समीक्षा होती है और इस बार भी उन्होंने यही सेम चीज़ मेंटेन रखी कि नहीं साहब चलने देंगे, हम लोग आरबीआई की तरफ से पहले इसको कटौती करते हुए 5.25% तक ले आए। दिसंबर 2025 से लेकर अब तक ब्याज दरों में कोई परिवर्तन आरबीआई ने नहीं किया है। एक चीज तो तय है कि आरबीआई जो इस तरह महंगाई को कंट्रोल करने के ऊपर नजर बना के रखी हुई है, वो वेट एंड वॉच की पॉलिसी में चल रही है कि चलो अच्छा है, एक बार के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा तो तेल सस्ता आएगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। लेकिन इन सब के बीच में स्थिरता के लिए तो सरकार का जो विजन है कि 6% तक जब तक नहीं बढ़ी है ना, तब तक टेंशन नहीं लेना। और फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए सरकार का एक्सपेक्टेशन है कि 5% तक महंगाई दर बढ़ेगी, तो टेंशन की बात नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भारत की जो आरबीआई है, उसने आर्थिक वृद्धि 6.6 से लेकर 6.7% के आसपास एक्सपेक्ट की है कि 5% महंगाई बढ़ी, 6.5% के आसपास हमारे देश की तरक्की हो जाएगी। तो फिर भी लोग घाटे में नहीं रहेंगे। बस ये घाटे में नहीं रहेंगे, इसी सोच के साथ में लगातार सरकार के प्रयास चलते रहते हैं।